हम लोग का विस्तारित वार्ड है। नगर आयोजित जवाब आ जाएगा, उसी में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। नगर अरे बोलने तो दीजिए भाई, बोलने दीजिए महिला को बोलने दीजिए भाई, महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए भाई। अरे आप पहले काफी हैं सुबह से है ना। अरे आप तो बैठ जाइए, अरे मेरी बहन आप तो बैठ जाइए, आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए, आप बैठिए, ममता दीदी आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए। मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। हम लोगों के पास महिलाएं जिंदाबाद, बोलने दीजिए। 2 बिल्डर हैं, जिसमें एक मधुरे श्रीवास्तव जी ने माधव ग्रीन बड़ी सोसाइटी की, उसमें करीब 8-10 पार्क हैं मेरे यहाँ, और एक मनराज जी ने डेवलप की गंगोत्री बिहार पूरा, उसमें करीब 6-7-8 पार्क हैं। तो इन पार्कों में अभी ये नगर निगम में नहीं लिया गया है, और उन लोगों से लगातार उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर काशीपुर से है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज काशीपुर के बड़ा गुरुद्वारा ननकाना साहिब पहुंचे। मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारे में मत्था टेका व प्रदेश के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उसके उपरांत उन्होंने गुरुद्वारे पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर द्वारा आसाम से अमृतसर तक नगर कीर्तन में आए सभी संगत सदस्यों एवं उपस्थित महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड के समस्त नागरिकों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन यात्रा की संगत का हिस्सा बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड लिहाज पर कार्रवाई करते हुए 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन को उन लैंड लिहाजों से खत्म करवाया। 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील किया है। 500 से अधिक अवैध कहीं पन्नी की चादर, कहीं की चादर, कहीं हरी चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जा किया गया था, उनको भी कब्जे से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब राज्य में एक अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदाय को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और उनके संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार का विधेयक ला रहे थे तो हमारे लोक शिक्षा मंत्री पढ़ा और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो हमने तय किया कि वो संशोधन विधानसभा में विरोध में रखेंगे, और इन्होंने उस संशोधन को रखा और विधेयक का हिस्सा बन गया। वो विधेयक हमारा पारित हुआ। अब विद्यालयों में शिरोमणि गूंजेगी और हमारे गुरुओं के संदेश सुनाए जाएंगे, ताकि हमारे बच्चे धर्म के साथ साथ आधुनिक ज्ञान से भी परिपूर्ण हो सके। क्योंकि आज दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान बढ़ रहा है, साइंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और उसी को ध्यान रखते हुए हमने ये सब नया विधेयक बनाया। इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस को भी भव्य रूप में मनाएंगे। इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। भाई बहन, उत्तराखंड की पावन धरा जहाँ पावन से रख रहे हैं, उस पवित्र भूमि पर हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध करना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन आप सबको पता है इस समय हम लोग एक बड़ी त्रासदी से भी सामना कर रहे हैं। जो बैठ जाओ उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुत भीषण आपदा भाई हमारे पंजाब में भी मैं देख रहा हूँ कि अत्यधिक बारिश होने के कारण से इस प्रकार से बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। मैं भगवान से साहब से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे समय में उन सभी लोगों को भगवान जो है सहारा दे, भगवान उनको शक्ति दे, और हम सब उनके साथ हैं उत्तराखंड से भी, क्योंकि यहाँ भी आपदा है, लेकिन उसके बाद बहुत सारे हमारे सेवा करने वाले लोग, हमारे दल, हमारी सरकार आपदा
और उनके में भी हम हर संभव यहाँ से जो भी सहायता हो वो भी हम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी एक बहादुरी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर राष्ट्र में सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखेंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में इसी प्रकार एकजुट होकर अपना आशीर्वाद समर्थन देंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी संकल्पना में अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आयोजन का हमारे आदिजीवन चंपावत में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय चंपावत में अन्य क्षेत्रों में व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात करी, उनकी राय जानी। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए 12 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की, जिनमें से 80% युवा 30 से 40 आयु वर्ग शामिल हैं, जिसमें युवा का रुझान। कांग्रेस ऑब्जर्वर संगीता बेनीवाल ने कहा कि युवाओं का कांग्रेस की ओर तेजी से झुकाव पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायती चुनाव में भाजपा सरकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से हेराफेरी कर जनादेश का दुरुपयोग किया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि जनता भाजपा पार्टी की नीतियों से त्रस्त है और 2027 में निश्चित रूप से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चंपावत में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 दिन तक बंद रहने को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। है कि हमारी AICC ऑब्जर्वर श्रीमती संगीता बेनीवाल जी यहाँ आई थी। विगत 5-6 दिन से लगातार लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, बद्री सब का दौरा करने के बाद जो जोश खरोश खासकर युवा साथियों का है, जबकि जब पहला चुनाव हुआ था हमारे मुख्यमंत्री जी 90 से 95% वोट पाए थे। उसके बाद जो नगर पालिका चुनाव हुआ, नगर पंचायत का हुआ, तो हमें 30 से 35% मिला। अब हमें यकीन है 2027 में हमारे इस VVIP क्षेत्र के मुख्यमंत्री विधायक श्री धामी जी की आने वाले वक्त में बहुत बड़ा कष्टदायक होने जा रहा है। अभी तक का इतिहास है, जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वो कभी नहीं जीता गया और आने वाले वक्त में तो यूथ का रुझान लिख रहा है। बार लोग यूथ के दावेदार अगर आ रहे हैं इस चंपावत जैसे जिले में, तो निश्चित तौर पर 2027 हम जीतेंगे। इतने दिन के दौरे में सबसे अच्छा ये लगा कि लगभग जो हमारे 12 यूथ लोगों ने आवेदन दिया है, तो खुद स्वयं पुष्कर सिंह धामी यहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बावजूद भी यूथ का इस तरह से आना और जिले की कमान लेना आपस अपने आप में दर्शाता है कि पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री यहाँ पर फेल साबित हो गए और जनता त्राही मचा रही है। मैं स्वयं अभी प्राकृतिक आपदा में यहाँ आई थी, इतने दिन से हम लोग यहाँ हैं। बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड हो रहा था, पर पार्टी का जो आदेश था उसको हमने मानते हुए सभी जगह गए और आपदा में जो पीड़ित लोग हैं हमने उनसे भी मुलाकात की। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है पिछले काफ़ी दिनों से, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से देख रहे हैं कि बंद है और लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, वो सब चीज़ें भी हैं। हमने दुकानों पे भी जाके बात की, चाय की खड़ी पे भी हम लोग गए। हमारा सर्वे सभी जगह जाकर हुआ जहाँ पर 2027 में पूरी तरह से बदलाव होगा और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट हो और हम। रुड़की में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत नारसन विकासखंड कार्यालय में किसानों द्वारा सुबह से ही आवेदन किए जा रहे हैं। वहीं आवेदन के लिए किसानों की बढ़ती भीड़ को लेकर पुलिस ने मोर्चा संभाला। दरअसल हर साल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत आवेदन किए जाते हैं, जिसमें सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाई जाती है। वहीं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आवेदन किए जाते हैं, जिसको लेकर सुबह से ही किसानों की भीड़ विकासखंड कार्यालय पर जुटने लगी। वहीं सहायक खंड कृषि अधिकारी अरविंद मलिक ने बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई
योजना के तहत आवेदन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर किसानों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। और साथ ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिंचाई हेतु ट्यूबवेल लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। वहीं इस योजना को लेकर किसान खुश नजर आए। कुमार हूँ जी, गांव हरचंदपुर है। और ये वजह ये है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना से सिंचाई विभाग के बोरिंग दिए जा रहे हैं, इनके फार्म भरे जा रहे हैं आज, तो यहाँ आवेदन करने के लिए आए हैं। कितना इसमें लाभ मिलता है? अब लाभ का तो फार्म भरने के बाद ही पता लगा जी, मुझे पता नहीं कितना लाभ मिलेगा। कितने लोग हैं यहाँ? बहुत लोग हैं यहाँ, तो मेरे ख्याल तो 200-300 की संख्या में है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो सही हो रही है या कुछ? नहीं, बिल्कुल सही हो रही। पुलिस अपना काम कर रही और कर्मचारी अपना काम कर रहे, मुस्तैदी से काम कर रहे, बढ़िया सब सुविधा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लगा रहे थे कि धांधली? अरे नहीं, किसी की कोई धांधली नहीं। वहाँ पुलिस खड़ी हुई है, इधर पुलिस बैठी है, एक भी आदमी जो है किसी मतलब उससे नहीं हो रहा अगर भाई ऐसे ही घुस जाएगा। सब लोग जो है अपने सही उस प्रक्रिया से काम चल रहा है। धांधली आरोप के किसान लगा रहे हैं, हंगामा लोग बाहर कर रहे हैं। धांधली नहीं है तो सीधा क्लियर कट है, जो पहला हो पहले पाओ, जो पहला आएगा जिसका फार्म आएगा उसी का रजिस्ट्रेशन होगा, सबके सामने है। कितने लोगों का चयन किया जाएगा? इसमें चयनित जो टारगेट होगा उसी के आधार पर चयनित होगा। फिलहाल लगभग कितने लोगों के आवेदन आ सकते? जो अब तक है लगभग जो है 50 लोगों के आवेदन आ गए, 50-55 के जो है हमारे पास आ गए। बाहर भी काफ़ी मात्रा? हाँ, बाहर भी काफ़ी मात्रा में है। ये तो बजट है, आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई जरूर नहीं, घटने का तो मतलब नहीं, बढ़ ही सकता है। जो डिमांड होगी तो शासन सर से करेंगे तो बजट आ। पिछली बार कितना बजट था सर? पिछली बार करीब जो है लगभग 15-20-12 का बजट था। किसानों को क्या लाभ जो है आज जो आप आवेदन कर रहे हैं, क्या लाभ इससे मिलेगा? इससे किसानों को जो है, किसान के जो सिंचाई के लिए जो लाभ मिलेगा उसमें 50% की सब्सिडी है। 2 तरह की ट्यूबवेल है, एक डीप ट्यूबवेल है, एक जो है सेलो ट्यूबवेल है। जो डीप ट्यूबवेल है उस पर 1 लाख रुपए का अनुदान है, या 50% जो भी उसकी कॉस्ट आएगी जो है, अधिकतम 1 लाख रुपए। दूसरी जो है सेलो ट्यूबवेल है, उस पर जो है 25,000 की छूट है अधिकतम, या 50% जो भी इसका बिल के अनुसार होगा। अगली खबर रुड़की से है, जहां हरिद्वार पुलिस ने अपनी तेज और पावर पैक परफॉर्मेंस से 26 घंटे के भीतर एक बड़े अपहरण और हत्या की गुत्थी सुलझा दी है। मामला रुड़की थाना के पिपार कलियर थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों से 25 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। इसके बाद बीते 6 सितंबर की देर रात होटल संचालक के बेटे को फोन कर बुलाया गया और इसके बाद से वह लापता हो गया। अगली सुबह परिजनों की मोबाइल पर कॉल कर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। कोतवाली रुड़की में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र और साइबर सेल की मदद से ताबड़तोड़ छापेमारी कर 26 घंटे के भीतर ही अपहरण की गुत्थी को सुलझा दिया। आपको बता दें 36 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस अपहरण की गुत्थी को सुलझा दिया है और साथ ही पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर और साथ ही जांच के दौरान सामने आया कि पिछले 7 साल से होटल संचालक के यहां किराए पर रह रहे टेलर ने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पैसों के लालच में दोनों ने युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने यूट्यूब पर क्राइम पेट्रोल सीरियल देकर अपहरण करने और पुलिस से बचने का तरीका सीखा था। घर से लगातार गायब चल रहा है और उसी के फ़ोन से अपहरणकर्ता द्वारा फिरौती होते हुए डिमांड की जा रही है। तत्काल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उच्च अधिकारियों और मेरे भी संज्ञान में लाया गया। तत्काल अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए और अपहृत युवक को छुड़ाने के लिए टीमों का गठन किया गया। और क्योंकि अपहरणकर्ता लगातार फ़ोनों की लोकेशन चेंज कर रहे थे फ़ोन की और उसको स्विच ऑफ भी कर दे रहे थे, इसलिए इसको पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा था। पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनके जो फॉरवर्ड ट्रैकिंग और बैकवर्ड ट्रैकिंग के माध्यम से पुलिस के द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्ति इसमें नज़र आए, जिनके द्वारा
लास्ट में इनके साथ ये युवक देखा गया था और उसके बाद बोरे में इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल में इसको ले जाता हुआ देखा जा रहा था। पुलिस ने तत्काल दोनों ही व्यक्तियों को राउंड अप किया, इनको हिरासत में लिया गया। इसमें एक का नाम अफरोज है और एक का नाम अमजद है और एक फरमान है। इसमें एक व्यक्ति जो जो नसीर है, जो होटल व्यवसायी है, इसी के यहाँ किराए का में टेलरिंग का काम करता था। पुलिस ने इनसे जब सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा जो अपहृत युवक है उसकी हत्या करना, उसकी बॉडी को गंगा नहर में डालना और उसी के फ़ोन से 25 लाख की डिमांड करना स्वीकार किया है। पुलिस ने वो मोबाइल फ़ोन जो इनके द्वारा यूज़ किया जा रहा था उसको बरामद किया है। साथ में वो मोटरसाइकिल को भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। अभी जो अपहृत युवक है उसकी डेड बॉडी अभी नहीं मिल पाई है। उसी को क्योंकि अभी समय की बाध्यता को देखते हुए अभी इनको तत्काल दोनों ही अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है और आगे की जो रिमांड की कार्रवाई है उसके बाद ही इस बॉडी को बरामद किया जाएगा। हत्या की गई है, पहले हत्या की गई थी, हत्या करने के बाद डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया, उसके बाद फिर अपहरण की डिमांड इनके द्वारा की गई थी। ये क्राइम पेट्रोल जो टीवी सीरियल है उसको देखने के बाद और उसी की योजनाओं के अनुसार ये योजना बनाई गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। इसको क्योंकि जो अधकच्चा जो इस तरीके से जो ज्ञान है उसी के माध्यम से इस तरीके की एक योजना बनी थी और पुलिस के द्वारा बहुत कम समय में 24 घंटे के अंदर इस घटना को वर्कआउट किया गया। मेरे द्वारा पूरी पुलिसिंग को मैं बधाई भी देता हूं, उनके द्वारा किए गए कार्यों की मैं सराहना करता हूं और इसमें उचित इनाम इनको दिया जाए। सर लगातार सिद्धार्थनगर के लोक निर्माण विभाग में बड़ा विवाद हुआ है। सहायक अभियंता प्रांतीय खंड सिद्धार्थनगर चंद्र पाठक ने मुख्य अभियंता पर लगाए गंभीर आरोप। 8 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे हजरतगंज स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय में हुई यह घटना। चंदन पाठक का आरोप है प्रमुख अभियंता विजय कनौजिया ने अपने चैम्बर में बुलाकर कोर्ट केस के नाम पर पैसे मांगे हैं और साथ ही पैसे ना देने पर गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया है। सहायक अभियंता ने हजरतगंज थाने में दी तहरीर कार्रवाई की मांग की है। डीजीपी को मेल और आईजीआरएस पर भी दर्ज कराया है शिकायत। वहीं प्रमुख अभियंता और विभागीय अध्यक्ष ने मामले की जांच बिठाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होगी जांच। विभाग का दावा है सहायक अभियंता चंदन पाठक प्रमुख अभियंता कार्यालय में आए और नाम पूछने पर आपा खो बैठे अपना। उसके बाद आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और गाली गलौज करते हुए चिल्लाने लगे। सहायक कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला जिसके बाद वह वहां से चले गए। मामला गरमाया। अब जांच पर टिकी है सारी बात। शाहजहांपुर के थाना काट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने थाना निगोही निवासी साहिल हसन उर्फ सन्ने को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 500 रुपए के 129 और 200 रुपए के 25 जाली नोट बरामद हुए हैं जिनकी कुल कीमत 69,500 रुपए ज्ञात की गई है और साथ ही पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अदालत में पेश किया है। पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस पूछताछ में साहिल ने बताया कि वह दिल्ली में जीन्स कटिंग का काम करता है। वहीं उसकी पहचान कासगंज निवासी फाजिल से हुई। फाजिल ही उसे नकली नोट उपलब्ध कराता था। साहिल ने 50,000 रुपए के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट खरीदे थे। इनमें से 30,500 रुपए के नोट उसने पहले ही बाजार में चला दिए थे। बाकी बचे नोट वह शाहजहांपुर के कांट क्षेत्र में खपाने आया था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया है। सीतापुर में जिला अस्पताल में बुखार से पीड़ित 3 वर्षीय बच्चे को इंजेक्शन लगाने के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया। कोतवाली इलाके की मोहल्ला अपने बेटे सारांश को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए थे, जहां इमरजेंसी विभाग में इंजेक्शन लगाने के दौरान ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट ने बच्चे को एक के बाद 2 बार मोटी सुई चुभो दी है। अचानक खून निकलते देख परिजन घबरा गए और उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सकों से शिकायत की। इस दौरान परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया।
भांजे के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। 10 महीने बाद हत्याकांड का हुआ खुलासा। खबर कानपुर नगर की है। डीसीपी पक्षी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। कानपुर में अपने भांजे के साथ मिलकर एक पत्नी ने अपने पति की बेदर्दी से हत्या कर दी थी। मामले में करीब 10 महीने बाद पुलिस ने डेड बॉडी के अवशेष बरामद किए हैं। मामले में पुलिस को मामी भांजे के अवैध संबंध के बारे में जानकारी मिली। डीसीपी पक्षी दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है और जानकारी दी है। बताते चले कि थाना सचेंडी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लालूपुर निवासी शिववीर सिंह के गुमशुदगा होने पर के प्रकरण को लेकर पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से गहन जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी और उसके भांजे के अवैध संबंध थे। थाना सचेंडी के लालूपुर गांव में मृतक शिववीर सिंह जो कि नवंबर 2024 में से वो गायब थे। इस घटना का खुलासा इंस्पेक्टर सचेंडी के नेतृत्व में इनकी टीम ने और सर्विलांस की टीम ने मिलकर के किया है। घटना में शिववीर सिंह की जो पत्नी है उनका अपने भांजे के साथ, मृतक के भांजे के साथ अवैध संबंध हो गया। इस संबंध के कारण जो है दोनों पति पत्नी के रिश्ते जो है बिगड़ने लगे। दिनांक 2 नवंबर 2024 को मृतक अपने घर आया और अपने पत्नी के साथ मारपीट किया, जिसमें उसी दिन उसी रात को जो है उसके भांजा अमित और उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर के उसको मार दिया और वहीं पड़ोस में थोड़ी दूर ले जा करके वहाँ गड्ढा खोद करके उसको दफन कर दिया। इस संबंध में गुमशुदगी पहले दर्ज की गई थी, बाद में फिर अपहरण में इसका तरमीम किया गया था। इसमें हमारी टीम लगी हुई थी और बाद में जो है जब सर्विलांस से पता चला तो इस एक घटना समझ आई और आज वहाँ की टीम ने जो है अमित और इसके जो मामी हैं उनको जो है गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। नहीं, चाय में इन्होंने कुछ खिला दिया था क्योंकि वो शराब काफी पिए हुए था। चाय में कुछ खिला दिया था जिसके कारण जो है वो जब बेहोश हो गया तो अमित ने जो है उसके सर पर वार किया। लास्ट में फिर दोनों लोग मिल करके किए और गड्ढा खोद करके उसको दबा दिए थे। नहीं, बड़े बेटे को मारने का प्लान नहीं था। बड़े बेटे उसे पे था कि वो घटना में अगर देख लेगा तो वो उसको कहीं बता सकता है, किसी को बोल सकता है, इसलिए उसको दिया था इससे वो भी बेहोश रहे। और जब गड्ढा खोदा गया तो वहाँ पे कुछ हड्डियाँ और मृतक के सर के बाल ये बरामद हुए। कैसे मारा? ये तो मैंने बताया आपको कि जो है घटना में उसे गड्ढा खोद करके नमक वगैरह डाल दिया जिससे जल्दी बॉडी में स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी से वो गल जाए। नहीं, उस पर कार्रवाई चल रही थी। पहले गुमशुदगी दर्ज थी, बाद में तो उसमें जब कार्रवाई हुई तो उससे और गहनता छानबीन की गई, तब उसमें जाकर के ये कार्रवाई की गई। एक साल तक का मामला मां कह रही कि मैं बार-बार थाने जाती थी, कहती थी नहीं, ऐसा सीडीआर से सब कुछ नहीं हुआ है और उसमें भी जो है मतलब कि हमारे और भी मुखबिरी की गई थी और भी और स्रोतों से भी जांच कराई गई, जिसके कारण ये संभव है। अगली खबर बीसलपुर से है। पीलीभीत के जहां सीएचसी बीसलपुर बनी मौत का अड्डा। इलाज के अभाव में युवक की मौत। भयंकर बाढ़ आने के कारण पानी से निकले सांप ने युवक को काटा। सांप के काटने पर युवक को समय से इलाज न मिलने के कारण हुई है मौत। सीएचसी अधीक्षक लेखराज पर परिजनों ने इलाज न करने का लगाया आरोप। अधिकारियों की मेहरबानी से कई सालों से सीएचसी पर अधीक्षक का कब्जा है। अधीक्षक लेखराज की लापरवाही से 2 बच्चियों के सिर से उठा बाप का साया। मृतक युवक बीसलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाके के गांव नवदिया सितारगंज का रहने वाला है, जहां पर भयंकर बाढ़ आने के कारण पानी से निकले सांप ने युवक को काट
काट लिया है। सांप के काटने पर युवक को समय रहते इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। सीएचसी अधीक्षक लेखराज पर परिजनों के ना इलाज करने का उन्होंने आरोप लगाया है। अधिकारियों की मेहरबानी से कई सालों से सीएचसी पर अधीक्षक का कब्जा बताया जा रहा है। किसान संगठन भानु समाज के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में किसान पहुंचे शक्ति भवन। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान शक्ति भवन। 15 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, ये मांगों को लेकर किसान धरने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही किसान संगठन भानु समाज की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की एक मांग 15 घंटे की जाए बिजली। थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर जिला अस्पताल में करीब 30 कदम पहले एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्त गड़ों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त गड़ों की निशानदेही पर आघू बंबा जौनपुर से करीब 300 मीटर आगे झाड़ियों में चोरी की मोटरसाइकिल छुपा कर रखी गई थी। अभियुक्त गड़ों के कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने किया बरामद। चोरी की मोटरसाइकिल इकट्ठा करने के कुछ दिन बाद कबाड़ियों के यहां बेच देते थे ये अपराधी। गुरगांव थाना भोगनीपुर व समरजीत प्रवेंद्र यादव निवासी नबीपुर थाना अकबरपुर को एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इन व्यक्तियों ने अग्रिम पूछताछ में थाना अकबरपुर के भिन्न भिन्न स्थानों से पूर्व में 4 अन्य मोटरसाइकिल चोरी किया जाना स्वीकार किया गया और इनकी निशानदेही पर उन 4 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया, जिनके संबंध में पूर्व में थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत है। इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई तत्परता से की जाएगी। चंदौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधियों को किया गिरफ्तार। अभियुक्त शेखलाल सोनकर काफी दिनों से गौ तस्करी में लिप्त था। अभियुक्त पूर्व में भी गौ तस्करी के आरोप में जा चुका है जेल। पुलिस काफी दिनों से अभियुक्त का कर रही थी तलाश और साथ ही बलुआ पुलिस ने अभियुक्त को उसके घर से किया है गिरफ्तार। सोनभद्र में निजी अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से प्रसूता की गई जान। मृतकों के परिजनों का आरोप गलत तरीके से हुआ था ऑपरेशन। आरोप है कि गलत तरीके से मृतका का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन में लापरवाही के कारण हुई जच्चा बच्चा की मौत। मृतका के परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज चुकी है। रामा हॉस्पिटल का अब तक लापरवाही का सामने आए हैं। इससे पहले भी कई मामले। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव की रहने वाली है मृतका। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के उरमौरा स्थित रामा देवी अस्पताल का मामला बताया जा रहा है।
थाना रावर्सगंज की ग्राम देवरी की रहने वाली पूनम देवी, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, वह रमा अस्पताल सोनभद्र में प्रसव हेतु एडमिट थी। अचानक उनकी हालत खराब होने के कारण वहां के डॉक्टर स्टाफ द्वारा उनको बनारस रेफर किया गया, जहां एलके अस्पताल में जच्चा बच्चा की मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि रमा अस्पताल सोनभद्र द्वारा उनके इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण परिजन की तहरीर पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 100 का पीएम कराया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की मथुरा पुलिस का सराहनीय कार्य। CIR पोर्टल की सहायता से लाखों रुपए की कीमत के 360 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद। जनपद मथुरा पुलिस ने सराहनीय कार्य करते हुए CIR पोर्टल एवं सर्विलांस सेल की सहायता से विभिन्न राज्यों एवं जनपद के सीमावर्ती राज्यों की पुलिस ने समन्वय स्थापित करते हुए गुम हुए लाखों रुपए की कीमत के 360 मोबाइल फोन बरामद किए। सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पत्रकारों से रूबरू होते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जनपद मथुरा पुलिस द्वारा CIR पोर्टल पर सर्विलांस सेल के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों एवं जनपदों की सीमावर्ती राज्यों की पुलिस ने समन्वय स्थापित करके लाखों रुपए की कीमत के 360 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं, पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम और साइबर संबंधित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें कि DGP सर के द्वारा जो 10 चयनित मुद्दे हैं उनमें से एक ये है। इसी के क्रम में जनपदीय टीम द्वारा जो हमारा CIR पोर्टल, जिसमें कि जिनका भी फ़ोन गुम होता है उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, उसमें जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके आधार पर 360 मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए गए हैं और ये अब तक की जनपद मथुरा की सबसे बड़ी रिकवरी है। 360 फ़ोन्स यहाँ पे आप देख सकें कि जिनका भी फ़ोन गुम हुआ था वो लोग भी आए हुए हैं और उनकी खुशियाँ लौटाने का एक मथुरा पुलिस का एक छोटा सा प्रयास है और अभी ये सारे के सारे फ़ोन्स हम सभी को वितरित किए गए। सर किन किन जगह से फ़ोन आए हुए हैं? ये मथुरा जनपद के विभिन्न थानों से संबंधित फ़ोन हैं और इसमें कई ऐसे फ़ोन भी हैं जो बाहर से पर्यटक यहाँ आए थे, उनके फ़ोन कहीं गुम हो गए थे, तो उनको भी बरामद किया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स। तो आगे कहे ना यार, गलत है उसको, केवल आगे कहे सदन सरोवर है बस, सदन सरोवर। आइए हम लोग आपके साथ। पलट देखो आवाज आ रही है रिपोर्टर को। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जो गलती हुई है उसको स्वीकार करें और क्या गलती हुई है सदन से क्या माफी गलती मांगे। हुई है बताइए, ये आप पूछ लीजिए क्या गलती हुई, मैं आपसे पूछ रही हूँ। व्यवस्था नियम अनुसार कार्य होगा। अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, सुन लीजिए, हमारे कुछ पार्षद हैं, उनकी बात को समझने में जो गलती हुई है, या तो हमारे पार्षद को आप गलत ठहराएं मैं या कह रही हूँ, क्षमा मांग लें। मेरी क्यों
मैंने कहा उन्होंने बताइए, जवाब दीजिए वार्ड वाइज। उन्होंने कहा वित्तीय नियमों के अनुसार काम होगा। क्या गलती है? वित्तीय नियमानुसार गलती है? नहीं, इन्होंने कहा कि सदन से ऊपर जो बात आई वो बात। माननीय महापौर जी, अनुमति चाहता हूं आपसे। अभी जो उद्यान पे चर्चा हो रही थी माननीय पार्षदों के बीच में और सदन के बीच में जो चर्चा हो रही थी, माननीय पार्षदों गणों का ये कहना था कि वार्ड वाइज टेंडर किए जाएं। आपकी व्यवस्था में जो बातें ऊपर आई, सदन पे मंच पर डॉक्टर राव साहब आए और डॉक्टर राव साहब ने आपसे जो बात बताई उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सदन के पास ये अधिकार नहीं है कि 25। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ दीदी, रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। रुकिए, आप बैठिए। आपने कहा कि 25 लाख रुपए से ऊपर आपने कहा कि 25, माननीय महापौर जी, आपने कहा कि 25 लाख रुपए के ऊपर सदन को अधिकार नहीं है। सदन को अधिकार नहीं है तो सदन को इस बात का तो अधिकार है कि अगर 25 लाख के ऊपर का भी कोई बजट है, कोई प्रस्ताव है, तो यहाँ से सदन से पास होके ही ऊपर जाएगा। शासन में नहीं जाएगा, मुझे भी पता है। 10 लाख का अधिकार इनको है, 15 का मुझे है और 25 सदन को है। सदन को है ना? अगर सदन को नहीं भी है, मान लिया 25 लाख के ऊपर की बात है, तो जो भी बातें होंगी तो सदन से पास होगी तो ऊपर जाएंगी कि आप अपने मन से भेज दोगे? ये अधिकार आपको किसने दे दिया है? आपने ये बात कही कि आपके सदन के पास अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं है? हम अपना पास करके ही सदन के ऊपर भेजेंगे। आपने ये शब्द बोले हैं। ये नहीं कहा कि सदन बोला है माननीय महापौर जी। रिकॉर्डिंग करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं व्यवस्था देती हूँ। डॉक्टर साहब की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं, आप रिकॉर्डिंग निकालिए, सुन लीजिए, और उद्यान का जो काम होगा अब शासन से ही होगा। बस जब मैंने एक बार व्यवस्था बार-बार दे दी, जब आप एक बार व्यवस्था दे दी गई है वार्ड वाइज, तो माननीय महापौर जी ने कह दिया है, तो आपने जब बार कहा मैंने, उन्होंने कहा जब वार्ड वाइज को देखते हुए कार्य होगा। वार्ड वाइज माननीय महापौर जी ने आदेश कर दिया तो वार्ड वाइज होगा। वो तो वार्ड वाइज आपने आदेश कर दिया है। मान्य कार्यकारिणी में 12 लोग हैं। मान्य कार्यकारिणी में ये व्यवस्था हुई थी कि जो बड़े वार्ड होंगे वो एक हो जाएंगे और जहां नहीं है वहां 2-3 वार्ड क्लब हो जाएगा। बताइए गब्बर शुक्ला जी, हुआ था ना कि वार्ड वाइज होगा? ये क्या वार्ड वाइज उसके बाद भी आप इसको मुद्दा बना रहे हैं तो मेरे स्तर से भी बाहर है। फिर जब मान्य कार्यकारिणी ने भी कह दिया था कि जैसे कई वार्ड हैं जहां एक पार्क है, 2 पार्क है, तो 2-3 वार्डों का 4-5 पार्क करके कर दिया जाएगा। बाकी जहां हर वार्ड का अलग-अलग होगा। माननीय महापौर जी, पूरे लखनऊ का विषय है, इसको स्थगित कर दी जाए। अगली कार्यकारिणी में इसको 2 बार पास कर चुके हैं। माननीय महापौर जी, आगे बढ़िए। विषय मेरा जो है माननीय महापौर जी, प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, स्थगित कर दिया जाए। उद्यान का आगे कार्यकारिणी में देखा जाएगा। मान्यता जी, व्यवस्था देके तो खत्म करिए, इसको पटक्षेप कर दीजिए। जो बात मैं पहले रिकॉर्डिंग देखूंगी। अगर डॉक्टर राव ने ये कहा होगा कि सदन कौन होता है तो डॉक्टर राव जवाब देंगे। और डॉक्टर राव ने कहा कि सदन के पास अधिकार नहीं है, ये लाइन थी डॉक्टर राव की। रिकॉर्डिंग से तो रिकॉर्डिंग तो अभी दिख जाएगी। बताइए, अगर रिकॉर्डिंग दिखाइए। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। जौनपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 25 अगस्त को मछली शहर पड़ाव पर करंट लगने से एक युवती समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज समाजवादी महिला सभा के पदाधिकारियों ने मृतका के परिजनों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन करने के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मृतका के परिजनों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। जबकि प्राची मिश्रा की बहन साक्षी ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को मछली शहर पड़ाव पर बरसात के बाद सड़क पर जलभराव हो गया था और वहां पर बिजली के करंट उतर गए थे। इसी के साथ इसी दौरान वहां
से गुजर रही प्राची मिश्रा अचानक करंट की चपेट में आकर बगल में बने नाले में गिरकर बहने लगी थी, जिसे देख समीर प्राची को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उसे भी करंट लग गया। इसके बाद वहां नाले में बहने लगी। इसी दौरान वहां से ऑटो चालक शिवा गौतम पहुंचा और नाले में दोनों लोगों को बहता देख बचाने का प्रयास किया। इसी दौरान उसे भी करंट लग गया। इसी मामले को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़ गए हैं और साथ ही पीड़ित भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है जानते हैं। अखिलेश जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे किस तरह से घटना घटित हुई है। आपको बता दें, मामला जो है 25 अगस्त का है। शाम का समय लगभग 6 बजे जो है बरसात के समय जो है सड़क पर भराव हो गया था और बगल में बिजली का पोल था जहां पर करंट उतर रहा था जल भराव में। उसी दौरान प्राची मिश्रा रास्ते से जा रही थी और बिजली के पुल में करंट उतरने के कारण वो जो है अचानक करंट की चपेट में आ गई और बगल में बने नाले में बहने लगी, जिसे देख करके एक समीर नाम का युवक जो है उनको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो भी करंट की चपेट में आकर नाले में बहने लगा। तभी अचानक वहां पर एक शिवा गौतम है जो ऑटो चालक था, वह दोनों बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह भी करंट चपेट में आने से मौके पर उसकी मौत हो गई, जबकि प्राची मिश्रा और समीर नाले में बह गए थे। 27 घंटे के बाद दोनों लोगों का शव बरामद हो पाया था। जी अखिलेश जी, हमारे साथ साक्षी जी भी जुड़ गई हैं जो कि पीड़िता की बहन है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं। हमारी मांग ये है कि एफआईआर दर्ज किया जाए, एफआईआर नहीं दी है क्योंकि आपका कहना जी, पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए, साक्षी जी हम आपसे जानना चाहेंगे। साक्षी जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल, आपको आ रही है जी। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ सहायता का अनुदान दिया गया या फिर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ आपके लिए बयान जारी किया गया है? आज हम वो नगर पालिका भी है और जो जी। अखिलेश जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि डीएम की ओर से परिवार की मांगों को लेकर और क्या कुछ आश्वासन दिया गया अभी तक? जी आपको बता दें, जिस समय घटना हुई थी, घटना के बाद जो जिला प्रशासन जो प्राची के घर पहुंचा था और आर्थिक सहायता देने की पेशकश की, लेकिन प्राची के परिवार वालों ने आर्थिक सहायता लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना जो है हत्या के रूप में हुई है, यह कोई साधारण मौत नहीं है। एक के बाद एक 3 घटनाएं हुई है, तीनों की मौत हुई है और यह जो है नगर पालिका बिजली विभाग के गलत रवैये के कारण हुई है। अगर इसी प्रकार अगर जो मुआवजा अगर जिंदगी से आगा जाएगा तो गलत होगा, हम मुआवजा नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि जो इसमें जिम्मेदार लोग, चाहे बिजली विभाग हो चाहे नगर पालिका के लोग हैं, उनके खिलाफ FIR हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। जिसके बाद जिला प्रशासन जो डीएम साहब ने जो है एक जो है नगर पालिका के जेई को और जो है विद्युत विभाग के एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया था, लेकिन प्राची मिश्रा का यही कहना है कि मुझे सख्त कार्रवाई चाहिए, इसमें इन लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ताकि ऐसी भविष्य में उनको सीख मिले, कोई भी अधिकारी गलत काम न करने पावे। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से लगातार पैसे आते हैं विकास के लिए, लेकिन नाले पर वो जो है कोई उस पर जो पटरा नहीं रखा गया था, न तो जारी रखा गया था। उसपे कम से कम लाखों लोग प्रतिदिन आते जाते हैं, किसी के साथ किसी समय घटना हो सकती है। प्रशासन की गैर रवैया इसमें कहा जाएगा, निश्चित तौर से प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बिजली विभाग हो चाहे वह जो है नगर पालिका की लाखों करोड़ों रुपए हर साल आते हैं, लेकिन वो विकास कार्य कहाँ जाता है, जो महत्वपूर्ण चीजें वहाँ पर विकास नहीं हो पाती, जिसके कारण जो है वहाँ पर समस्याएं होती हैं। जी साक्षी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसा कि सभी शव जो है 27 घंटे बाद बरामद हुए, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इतनी लापरवाही क्यों हुई और इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानती हैं? साक्षी जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी अखिलेश जी, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस हादसे को लेकर क्या कुछ स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि जल भराव की वजह से जो करंट की चपेट में आने से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई, इसको लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? जी आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन जो है
वह भी जो लगातार जो है जो उसको उदासीन बना हुआ है। जो आर्थिक जो वहाँ के लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन पर समय से अगर सचेत गया होता तो इतनी बड़ी घटना न होती, 3 लोगों की मौत न होती। इसके जिम्मेदार प्रशासन जरूर है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई, विशेष ठोस कार्रवाई नहीं होगी। आज भी जो है तमाम नाले, जो सड़क के बगल में जितने नाले हैं, तमाम नाले खुले हुए हैं, जिसके चलते भविष्य में भी कोई घटना हो सकती है किसी समय। लेकिन प्रशासन जो है अभी तक पूरी ढंग से नगर पालिका जो है सक्षम नहीं हो पा कि उसको जो हम सही करा सके। जी, और ऑटो चालक शिवा गौतम के परिवार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? अखिलेश जी, हम जानना चाहेंगे कि ऑटो चालक शिवा गौतम जो कि जान बचाने के मकसद से वहां पर गए थे, उनके परिवार की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? आपको बता दें, उनके परिवार को आर्थिक सहायता दिया गया था, लेकिन उस समय जो उनके खाता जो नंबर गलत हो गया था, जिसके कारण वो खाता, उनके खाते अकाउंट में उनका पैसा नहीं पहुंच पाया था। लेकिन आज जिला प्रशासन जब समाजवादी पार्टी के महिला सभा कार्यकर्ताओं ने बर्दाश्त किया पीड़ित परिवार के साथ, तो लोगों ने जो इसके बाद जिला प्रशासन तत्काल उनका खाता नंबर सही करा करके जिला प्रशासन तक जो कहा जा रहा है उनके खाते में पैसा भेज दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। जहां पर 3 जिंदगियां एक साथ तबाह हो गई। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स। हेलो, आगे कहे ना यार, केवल आगे कहे सदन सरोवर है बस, सदन सरोवर। उनसे क्या? हाँ क्या? जो गलती हुई है उसको स्वीकार करें और क्या गलती हुई है सदन से क्या माफी गलती मांगे। हुई है बताइए, ये आप पूछ लीजिए क्या गलती हुई? मैं आपसे पूछी हूँ। व्यवस्था नियम अनुसार कार्य होगा। अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, सुन लीजिए, हमारे कुछ पार्षद ने उनकी बात को समझने में जो गलती हुई है, या तो हमारे पार्षद को आप गलत ठहराएं, मैं कह रही क्षमा मांग हूँ, मेरी क्यों? मैंने कहा उन्होंने बताइए, जवाब दीजिए वार्ड वाइज। उन्होंने कहा वित्तीय नियमों के अनुसार काम होगा। क्या गलती है? वित्तीय नियमानुसार गलती है? नहीं, इन्होंने कहा कि सदन से ऊपर जो बात आई वो बात। माननीय महापौर जी, अनुमति चाहता हूं आपसे। अभी जो उद्यान पे चर्चा हो रही थी माननीय पार्षदों के बीच में और सदन के बीच में जो चर्चा हो रही थी, माननीय पार्षदों गणों का ये कहना था कि वार्ड वाइज टेंडर किए जाएं। आपकी व्यवस्था में जो बातें ऊपर आई, सदन पे मंच पर डॉक्टर राव साहब आए और डॉक्टर राव साहब ने आपसे जो बात बताई, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि सदन के पास ये अधिकार नहीं है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ दीदी, रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। आपने कहा कि 25 लाख रुपए से ऊपर, आपने कहा कि 25, माननीय महापौर जी, आपने कहा कि 25 लाख रुपए के ऊपर सदन को अधिकार नहीं है। सदन को अधिकार नहीं है तो सदन को इस बात का तो अधिकार है कि अगर 25 लाख के ऊपर का भी कोई बजट है, कोई प्रस्ताव है, तो यहाँ से सदन से पास होके ही ऊपर जाएगा। शासन में शासन में जाएगा, मुझे भी पता है। 10 लाख का अधिकार इनको है,
15 का मुझे है और 25 सदन को है। सदन को है ना, अगर सदन को नहीं भी है, मान लिया 25 लाख के ऊपर की बात है, तो जो भी बातें होंगी तो सदन से पास होगी तो ऊपर जाएंगी कि आप अपने मन से भेज दोगे? ये अधिकार आपको किसने दे दिया है? आपने ये बात कही कि आपके सदन के पास अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं है? हम अपना पास करके ही सदन के ऊपर भेजेंगे। आपने ये शब्द बोले हैं, ये नहीं कहा कि यही सदन बोला है माननीय महापौर जी, यही रिकॉर्डिंग करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। व्यवस्था देती हूँ, डॉक्टर साहब की रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग निकालिए, सुन लीजिए, और उद्यान का जो काम होगा अब शासन से ही होगा। बस जब मैंने एक बार व्यवस्था बार दे दी, जब आप एक बार व्यवस्था दे दी, जब व्यवस्था दे दी गई है वार्ड वाइज, तो माननीय महापौर जी ने कह दिया है, तो आपने जब 2 बार कहा मैंने, उन्होंने कहा जब वार्ड वाइज देखते हुए कार्य होगा। वार्ड वाइज माननीय महापौर जी ने आदेश कर दिया तो वार्ड वाइज होगा। वो तो वार्ड वाइज आपने आदेश कर दिया है। मान्य कार्यकारिणी में 12 लोग हैं। मान्य कार्यकारिणी में ये व्यवस्था हुई थी कि जो बड़े वार्ड होंगे वो एक हो जाएंगे, और जहां नहीं है वहां 2-3 वार्ड क्लब हो जाएगा। बताइए गब्बर शुक्ला जी, हुआ था ना कि वार्ड वाइज होगा? वार्ड वाइज में भी हुआ था। उसके बाद आप इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मेरे स्तर से भी मारे। फिर जब मान्य कार्यकारिणी ने भी कह दिया था कि जैसे कई वार्ड है जहां एक पार्क है, 2 पार्क है, तो 2-3 वार्डों का 4-5 पार्क करके कर दिया जाएगा, और बाकी मैं देख रहा था उन सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए थे, और मैं तो चित्रगुप्त महासभा से कहूंगा उन सभी महापुरुषों के चित्र चित्रगुप्त मंदिर में लगने चाहिए, लगाए जाने चाहिए। उनके इतिहास के बारे में वर्तमान पीढ़ी को बताया जाना चाहिए। याद रखना अपने महापुरुषों के गौरव से ही वर्तमान पीढ़ी प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ने का रास्ता अपना प्रशस्त करती है। शालीनता और सज्जनता किसी भी व्यक्ति के अपने गुण हैं, अपने संस्कार हैं, लेकिन उस शालीनता और सज्जनता में भी राष्ट्र प्रेम और क्रांति के ज्वार छुपे हुए हैं। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी दिखाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने भी दिखाया था, स्वामी विवेकानंद ने भी दिखाया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, और मुंशी प्रेमचंद की लेखनी ने भी। यानी कोई ऐसा दौर नहीं जब इस समाज ने देश के लिए बहुत कुछ न किया हो, बहुत कुछ योगदान न दिया हो, हमेशा। और उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी थी, तो मेरे सामने प्रस्ताव है, मैंने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर यह बनना चाहिए। प्रयागराज में हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो साधना थी वो केवल अपनी जाति के लिए नहीं थी, देश के लिए थी, पूरे देश के लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति थे जो माघ मेले में पूरे 1 महीने प्रयागराज में रहकर के भारत की सनातन परंपरा को मजबूती देने का काम करते थे। कुंभ के दौरान वहां रहते थे। प्रेसिडेंट सूट वहां बना हुआ है किले में, आज भी आप जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियों को बार बार चिल्ला के कह रहा है। यानी इतनी विशिष्ट व्यवस्था। हम जब प्रयागराज में जाते हैं, वहां पर सबसे पुरातन संस्थाओं में से कायस्थ पाठशाला, आप जाइए कितनी संस्थाओं का संचालन हो रहा है। गोरखपुर में आते हैं, महात्मा गांधी कॉलेज की परंपरा आपने देखा होगा। यहां पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज और उसके माध्यम से संचालित
प्रेम बाबू और उनके परिवार के लोगों ने किस प्रकार से उस विशिष्ट पहचान को बनाए रखकर क्वालिटी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उसमें कायस्थ के ही बच्चे पढ़े हों, ऐसा नहीं कि केवल वहां पे केवल कायस्थ के ही बच्चे नौकरी करते हों, पूरा समाज कर रहा है, सबके लिए दिया है। हां, विशिष्ट योगदान इस समाज ने किया, इस समाज के महापुरुषों ने योगदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान पूरे समाज के लिए था। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, वह विज्ञान का हो, पर्यटन का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, विधि का हो, हर क्षेत्र में पहले भी आज भी वह विशिष्ट योगदान उस रूप में चल रहा है। और यह विशिष्ट योगदान इसको अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बना करके वर्तमान पीढ़ी को बताए जाने की आवश्यकता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हमने केवल लेखा जोखा नहीं रखा है, बल्कि समाज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार की लीडरशिप भी दी है, उस प्रकार का नेतृत्व भी दिया है, और उस प्रकार के नेतृत्व के माध्यम से लोगों को एक नई दिशा भी देने का काम किया है। कला के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन का कोई मुकाबला है क्या? और आज भी आप मिलिए अमिताभ जी से, बहुत ही कितनी सहजता के साथ। आज भी उनके मन में एक पीड़ा होती है, कहते हैं साहब मैं कहीं भी रहा हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश और प्रयागराज को या उत्तर प्रदेश को कभी भूल नहीं पाता हूं। कहीं भी जाता हूं लोग मुझे यही कहते हैं, मेरे गाने के अनुसार ही मुझे बोलते हैं कि छोरा गंगा किनारे वाला, यही कहकर के लोग मुझे आज भी स्मरण करते हैं। आप देखो ना, आज भी उनके मन में, यानी जिन्होंने कला जगत में अपनी एक नई पहचान बनाया हो, लेकिन मन में अपनी धरती के प्रति वही आत्मीयता का भाव, वही सहजता, वही सरलता। आपने देखा होगा गोरखपुर में शत्रुघ्न सिन्हा जी कई बार आए थे, कार्यक्रमों का हिस्सा बने थे, वही सहजता, वही सरलता। और इसीलिए समाज की पहचान बनती है ऐसे महापुरुषों से। उन महापुरुषों को सदैव स्मरण करना, उसको आगे बढ़ाना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारी वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन वहां से प्राप्त हो, उनके आदर्शों से प्राप्त हो, उससे हम प्रेरणा ले, उस प्रेरणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये जितने भी महापुरुषों के नाम हमने बोले हैं, ये सभी महापुरुष वो हैं जिनके बारे में हमारी पीढ़ी ने सुना है, जाना है और उनके कार्यों को नजदीक से देखा है। हमने भगवान चित्रगुप्त को नहीं देखा, उनके बारे में केवल सुना है, लेकिन हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के कार्यों को पूरा देश आज भी स्मरण करता है, उसको देखता है, महसूस करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के योगदान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा क्रांतिकारी हर भारतीय महसूस करता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को जय जवान जय किसान का उनका नारा हर व्यक्ति स्मरण करता है। हर व्यक्ति के मन में जब नाम आता है, श्रद्धा से उसका मन झुक जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कौन ऐसा साहित्य प्रेमी होगा जो श्रद्धा और सम्मान का भाव न रखता हो। यानी हर एक क्षेत्र में जो कार्य किया वो विशिष्ट था, और विशिष्ट कार्य को लेकर के हम सबको निरंतर अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसीलिए मैं जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को इस बारे में कहूंगा कि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जिन महापुरुषों ने श्री चित्रगुप्त मंदिर को बनाने में योगदान किया, आप उनके फोटो भी लगाइए, लेकिन सभागार में प्रेरणा वह होनी चाहिए, वह भी होनी चाहिए जो इस समाज से जुड़े हुए वे महानुभाव हैं, उन महापुरुषों के भी जो पूरे समाज को एक नई लीडरशिप दिए हैं।
दूसरा, इस प्रकार की सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका होनी चाहिए कि समाज के अच्छे कार्यों को हाईलाइट करना, और अगर कहीं कोई बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना, उस बुराई को दूर करना, समाज को उससे दूर रखना। आपस में मिलन के कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए। कुछ विशिष्ट लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश और दुनिया के अंदर समाज से जुड़े हुए कौन से लोग विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, उसका भी लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब कर लेंगे तो वास्तव में हमारी सामाजिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे, जिन महापुरुषों ने अपने योगदान से न केवल समाज को गौरवान्वित किया बल्कि राष्ट्र को एक नई दिशा दी थी। और श्री चित्रगुप्त महासभा एक प्रगतिशील सामाजिक संगठन होने के नाते इस दायित्व का निर्वहन करेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। अभी यहां पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता से हरिनंदन श्रीवास्तव जी ने जो बात कही बख्शीपुर चौराहे के बारे में, मैंने महापौर जी से कहा है आप इसका प्रस्ताव बनाइए, और ये तो अच्छी बात है कि अगर चित्रगुप्त मंदिर सभा उस चौराहे के सुंदरीकरण के साथ जुड़ता है और उसके रखरखाव के साथ जुड़ता है, और ये दायित्व दिया जाना चाहिए, मंदिर सभा को दिया जाना चाहिए, और भगवान चित्रगुप्त के नाम पर ही उसकी पहचान भी वहां पर बननी चाहिए। और सौभाग्य से वहां पर उस पूरे क्षेत्र में कलम और दवात की पूजा ही नहीं होती, बल्कि उसके बारे में पूरे गोरखपुर और इस पूरे क्षेत्र के लोग वहीं से खरीदारी करने के लिए भी आते हैं। उस रूप में भी उसको एक पहचान तो मिलनी ही चाहिए। यहां पर अन्य जो भी कार्य हों, हमें उन सभी सामाजिक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना चाहिए, उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और आपको तो वैसे भी यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छे लोग मिले हैं, महापौर जी भी यहाँ पर हैं, हरिनंदन जी भी हैं, सौरभ श्रीवास्तव भी हैं, और भी अन्य लोग हैं, और ये सभी लोग मिलकर के यहाँ नई कार्यकारिणी को संबल प्रदान करेंगे, पुराने और नए मिलकर के और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कोई कारण नहीं कि चित्रगुप्त महासभा गोरखपुर की एक सबसे अग्रणी सामाजिक संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो पाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपकी इस प्रगतिशील सोच के लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूं, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि गोरखपीठ की ओर से भी और प्रदेश सरकार की ओर से भी हम लोग आपके साथ में हैं, हमेशा आपको हर प्रकार के सहयोग करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराज जी, आपका जहां हर वार्ड का अलग अलग होगा। माननीय महापौर जी, पूरा लखनऊ का विषय है, इसको स्थगित कर दीजिए, अगली आप इसको 2 बार पास कर चुके हैं, कृपया उसको पास कीजिए। विषय मेरा जो है माननीय महापौर जी, प्लीज मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, स्थगित कर दिया जाए, उद्यान का आगे कार्यकारिणी में देखा जाएगा। मान्यता जी व्यवस्था देके इसको खत्म करिए, इसको पटक्षेप कर दीजिए। जो बात मैं पहले रिकॉर्डिंग देखूंगी। अगर डॉक्टर राव ने ये कहा होगा कि सदन कौन होता है तो डॉक्टर राव जवाब देंगे। और डॉक्टर राव ने कहा कि सदन के पास अधिकार नहीं है, ये लाइन थी डॉक्टर राव की। रिकॉर्डिंग से तो रिकॉर्डिंग तो अभी दिख जाएगी। बताइए, अगर रिकॉर्डिंग दिखाइए, कल्पेट को छोड़ा जाए, रिकॉर्डिंग देख लिया जाए ना। चाहते हो अध्यक्ष महोदय, माननीय महापौर जी, अगर नहीं कहा रिकॉर्डिंग दिखवा ली जाए, बात खत्म हो जाए। सदन को इस तरह से स्थगित न करिए, पूरा लखनऊ का नुकसान न किया जाए। उद्यान को स्थगित करिए, आगे बढ़िए। इसको पहले महापौर जी, जब वार्ड वाइज आप उद्यान स्थगित करिए, आगे बढ़िए।
वार्ड वाइज माननीय निर्णय लीजिए, जब उद्यान पे चर्चा हो रही तो उद्यान पे चर्चा हो जानी चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मान्य कार्यकारिणी में हो गया था कि हमें उद्यान वार्ड वाइज करना है, क्लब करेंगे, कुछ पास कर लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे वही चर्चा हम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कह दिया था फिर कि वार्ड वाइज होगा, एक बार नहीं 2 बार का, उसके बाद भी आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। पास माना जाएगा, इसको तो मान्य इसको तो पास माना जाएगा। आपने 2 बार कार्यकारिणी का सम्मान क्या सदन का सम्मान नहीं है? माननीय अध्यक्ष कार्यकारिणी का सम्मान है, सदन का सम्मान नहीं है। माननीय कार्यकारिणी का सम्मान हाथ जोड़ के निवेदन है, माननीय कार्यकारिणी का सम्मान है, सदन का भी सम्मान है कि नहीं है? जो आपके द्वारा में कोई चीज पास अरे माननीय महापौर जी छोड़िए, और जो आपके द्वारा खड़े हो वो जीत जाएगा। अरे पास उसका कहाँ माने, पास उसका तो उसमें क्या सेट हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष पास हो चुका है तो क्यों माननीय महापौर जी, माननीय अध्यक्ष उद्यान वार्ड वाइज पास कर दिया, उसको तो पास कर दीजिए। मार्ग व्यवस्था जो आपने पास कर दिया, माननीय अध्यक्ष उद्यान से आके पहले बार जाके व्यवस्था पे अगर आपको चर्चा करना है तो करिए, नहीं तो हम उठ रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाइए, चर्चा आगे बढ़ाइए और माननीय अध्यक्ष जी चर्चा को आगे बढ़ाइए। माननीय अध्यक्ष प्रकाश में आप बात करेंगी, बैठिए बात करिए ना। लखनऊ की जनता के हितों में चर्चा होनी चाहिए। लखनऊ के चर्चा होनी चाहिए। लखनऊ महानगर अंधेरे में डूबा हुआ है, क्या चर्चा होगी? लखनऊ के जनता लखनऊ नगर निगम के कई विभाग अभी जिनके विषय में चर्चा होना शेष है और सदन कई 11 महीने के बाद हो रहा है, इसलिए चर्चा जरूर होनी चाहिए और विभागवार होना चाहिए। जनता को हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। लंच में करवा लीजिएगा रिकॉर्डिंग, लंच के समय अभी अन्य विषय लाइट पास कर तो दिया था उसको भाई, पास बोला उन्होंने, बोल दिया अन्य विषय लो पास कर तो मैं भी था, उस कार्यकारिणी में बात आई थी, कहा था कि जहाँ पे जोन छोटा हो, हाँ, वहाँ पे एक पैकेज कर दिया जाए और जिनमें जोन बड़े बड़े हों उनमें 4, 5, 6 पैकेज कर दिया जाए। ये कार्यकारिणी में कहा था। क्या नगर आयुक्त जी ये बात सही थी गलत था? सही थी, लेकिन इस पर आप चर्चा नहीं करने दे रहे हैं ना। 100 वार्ड 100 पार्क के एक पैकेज बना दिया जाए। इस पे देखिए उसमें भी रिकॉर्डिंग में था, ये लोग बैठे हुए थे, इसमें मैं बोल भी रहा था,
कि अगर जहां पे केवल 50 पार्क है जिस जोन में, वहां आप सिंगल पैकेज कर दिए, लेकिन जहां पे जैसे जोन 3 है, जोन 4 है, जोन 7 है, जोन 8 है, ये सब बड़े बड़े आपके जोन हैं उद्यान के, इसमें आप जो है, अगर आपको ये मकसद आप लोगों ने बना लिया है, कहीं से आर्थिक दिक्कत आ रही है, नहीं या वित्तीय में शासन में दिक्कत आ रही है, मेरी बात को सुनते जाइए। बना लिया था कि वार्ड वाइज होगा कार्यकारिणी में, जहां जिन वार्डों में नहीं है, बहुत सारे वार्ड हैं कि 1 पार्क 2 पार्क, उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये है उनको वार्ड वाइज वही बात आ रही है कि लगभग नगर आयुक्त जी एक वार्ड में 100 150 पार्क हैं। एक बहुत सारे ऐसे पार्क वार्ड हैं जिनमें 100 से 150 है। जब आपने खुद इस चीज को कहा था कि 100 पार्क का एक पैकेज बना लिया जाए, तो अगर वो व्यवस्था में आपको दिक्कत हो रही है, जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तो एक जोन में आप 6-6 5-5 6-6 पैकेज बना दीजिए। हो चुका, वार्ड वाइज हो गया है, वार्ड वाइज ने 5 कर दिया है। तो कह रहा हूँ सुनते जाइए भैया, वार्ड वाइज रहने दीजिए, वार्ड वाइज जो कह रहा हूँ सुनिए, आप लंबा नहीं, जब 100 पार्क से ज्यादा एक वार्ड में नहीं है तो बात तो वार्डशाही तो आ गई वो पैकेज में। यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब माननीय महापौर जी ने वार्ड तक कर इसलिए उस चीज को नगर आयुक्त जी गंभीरता से लेके और जो पास कर दिया है, सबकी मंशा देखिए, ये एक परिवार है, शहर को विकास के पथ पे चलाने के लिए कि यहाँ सब चुन के आते हैं, इनकी भी मंशा को हम लोगों को सुनना चाहिए। वित्तीय भी दिक्कत ना हो, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। इस बिंदु को बैठ के जो माननीय पार्षदों की इच्छा है, इसमें किसी की व्यक्तिगत कोई नई चीजें हैं। पार्क अच्छा होगा तो जनता वाह वाह नगर निगम की करेगी, अगर पार्क खराब होगा तो हम ही लोगों को जनता गाली देगी। इसलिए जो पार्षदों की इच्छा है उसको पूरा कर दीजिए और इसी के बाद और चीजों पे बात करेंगे। महापौर जी, आपकी अनुमति से मैं लाइट की व्यवस्था पर लाइट पे चर्चा करिए। अन्नू भैया एक लाइट पे चर्चा करिए। 1 मिनट, एक बिजली आपको आगे बढ़िए, अब लाइट पे चर्चा। एक माननीय महापौर जी, माननीय महापौर जी, लाइट का प्रकरण भी है, इसके बाद इसके पहले एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं। माननीय महापौर जी, हुआ क्या, ये तो उद्यान पे क्या हुआ, उद्यान में हुआ क्या फैसला? उद्यान पे वार्ड वाइज पास हो गया है। आप लाइट पे चर्चा हो गया, वार्ड वाइज उद्यान में क्या हुआ? वार्ड वाइज हो गया, पारित हो गया, प्रोसीडिंग लिख गया, मिनट्स में लिख गया, लिख गया कि नहीं लिख गया? बोलो, उठ के बताओ भैया, मिनट्स में लिख गया। आगे चर्चा करिए। वार्ड वाइज हो गया है, लाइट पे चर्चा करिए। अभी लाइट पे चर्चा करिए। उद्यान पे वार्ड वाइज हो गया। जिन पार्कों में आप चौकीदार लाइट पे नहीं चर्चा है, करिए। उद्यान पे नगर आयुक्त जवाब दें। नगर आयुक्त जवाब दें। महापौर जी, थोड़ी देर शांति बोलो, नगर आयुक्त जी का जवाब आ जाएगा। नगर आयुक्त जी जवाब, 1 मिनट, नगर आयुक्त जी से सुनिए। नगर आयुक्त जी का जवाब आ जाएगा। नगर आयुक्त जी बोलना है, नगर आयुक्त जी जो बोलना है उसको सुनो। उसी से संबंधित मेरा एक प्रश्न है कि हम लोगों के वार्ड में जो बड़े बिल्डर हैं जिन्होंने पार्क डेवलप किया, क्योंकि हम लोग का विस्तारित वार्ड है, नगर आयुक्त जी जवाब आ जाएगा, उसी में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। नगर आयुक्त जी का जवाब आ जाएगा। अरे बोलने तो दीजिए भाई, बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए भाई, अगर महिला बोलना महिला को बोलने दीजिए, महिला को बोलने दीजिए भाई। अरे आप पहले काफी हैं, सुबह से है ना। अरे आप तो बैठ जाइए, अरे मेरी बहन आप तो बैठ जाइए, आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए, आप बैठिए, ममता दीदी आप बैठिए, इनको बोलने दीजिए। मेरा एक प्रश्न है, बोलिए। हम लोगों के पास महिलाएं जिंदाबाद, बोलने दीजिए। 2 बिल्डर हैं, जिसमें एक मथुरेश श्रीवास्तव जी ने माधव ग्रीन बड़ी सोसाइटी डेवलप की, उसमें करीब 8-10 पार्क हैं मेरे यहाँ, और एक मनराज जी ने डेवलप की गंगोत्री बिहार पूरा, उसमें करीब 6-7-8 पार्क हैं। तो इन पार्कों में अभी ये नगर निगम में नहीं लिया गया है, और उन लोगों से लगातार उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि अपने पार्क लिखित में हमें दे, नगर निगम में उसको यहाँ पे नगर निगम में हैंडओवर करने के लिए।
लेकिन वो लोग बराबर हमारी भी बात को, कॉलोनी वाले वासियों की बात को एकदम नकार रहे हैं। वो पार्क हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। अगर ये पार्क हैंडओवर नहीं होंगे तो वो लोग एक एक पार्क बेच करके खत्म कर देंगे। जो अभी हम लोगों के वार्ड में जमीनें बिक रही बहुत तेजी से, पार्क भी खत्म हो जाएंगे और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अब नगर इसका क्या हल निकलेगा, मेरा यही प्रश्न है। आप जहाँ जहाँ पे पार्कों की है एक लिस्ट बना के हमको दे दीजिए। हम चलिए नगर आयुक्त जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नगर आयुक्त जी का जवाब आने जाने दीजिए। उद्यान पे नगर आयुक्त जी का जवाब आ जाने दीजिए। उसी पे एक बात कहना चाहते हैं, एक बात रहा था उसमें जोड़ दीजिए। क्या पार्कों की जो ये व्यवस्था है उसके साथ चौकीदार भी लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, इसको बता दिया जाए। बताइए। नहीं लिए गए। देखिए, जितनी यहाँ चर्चा हुई मैं उसको समराइज करना चाहूँगा। कुछ बिंदु अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से एक बार मेरी पूरी बात सुन लें। कुछ माह पहले आप ही में से कुछ माननीय पार्षद लोगों ने ये समस्या बताई थी कि पार्कों का अनुरक्षण सही रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से हम अनुरक्षण पे गए हैं दरें काफ़ी कम हो गई हैं, जिससे उतना मैन पावर नहीं आ पा रहा है जो पार्कों में आवश्यकता है। उसी के दृष्टिगत हमने स्पेशली SOR मंगाया 2000। नगर आयुक्त जी का जवाब आ जाने दीजिए। उसी पे एक बात कहना चाहते हैं, एक बात जरा सा उसमें जोड़ दीजिए। क्या पार्कों की जो ये व्यवस्था है उसके साथ चौकीदार भी लिए गए हैं कि नहीं लिए गए, इसको बता दिया जाए। बताइए। नहीं लिए गए। देखिए, जितनी यहाँ चर्चा हुई मैं उसको समराइज करना चाहूँगा। कुछ बिंदु अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से एक बार मेरी पूरी बात सुन लें। कुछ माह पहले आप ही में से कुछ माननीय पार्षद लोगों ने ये समस्या बताई थी रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि जब से हम अनुरक्षण पे गए हैं दरें काफ़ी कम हो गई हैं, जिससे उतना मैन पावर नहीं आ पा रहा है जो पार्कों में आवश्यकता है। उसी के दृष्टिगत हमने स्पेशली SOR मंगाया 2025 का। मेरी कई माननीय पार्षद लोगों से बात भी हुई। उन्होंने कहा कि जब LDA में या अन्य संस्थाओं में इस प्रकार की दरें हैं तो हमारे यहाँ ये दरें क्यों नहीं हैं। ये दरें मंगा के हमने वो दरें फाइल में स्वीकृत करी कि ठीक है 7 रुपया कुछ पैसा हमारे यहाँ भी हो, जिससे जो अनुरक्षण का बजट है प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से वो अधिक हो जाए और जो मैन पावर हायर की जाए वो अधिक हो जाए। जिसमें आपका उत्तर निहित है माननीय पार्षद जी, जो आप कह रहे हैं चौकीदार की व्यवस्था, तो उसी में मैन पावर है। उसमें वो किस प्रकार का मैन पावर ले वो संबंधित वेंडर के ऊपर निर्भर करेगा। हम ये सुनिश्चित करके दे देंगे कि इतना इतना मिनिमम वो रखे। जहाँ तक मान्य कार्यकारिणी में इस बिंदु पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी, 2 दिन चर्चा हुई थी, और उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कई वर्षों में पूर्व में ये ऑडिट आपत्तियां हैं कि टेंडर को वार्ड वाइज ब्रेक क्यों किया जाता है, क्योंकि वार्ड पर हमारा कोई पर्यवेक्षणीय अधिकारी नहीं है, ना ही कोई फंक्शनल यूनिट है। जोन पर इसलिए किया जाता है क्योंकि जोन पर हमारा एक पर्यवेक्षणीय अधिकारी है, वहाँ हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हमने सफाई में भी किया है। आपके चाहे LSA हो या अन्य संस्थाएं हो जिसमें जोन वाइज कर रखा है, उसी तरफ आ रहे हैं। फिर भी इसमें आप लोगों की कुछ परीक्षाएं उत्पन्न हुई, जो मान्य कार्यकारिणी में आपने बताया कि कुछ ऐसी बड़ी संस्थाएं आ जाती हैं, वो फिर कार्य नहीं हो पाता है। जो भी आपके उसमें कुछ एप्रीहेंशंस रहे, उनका सम्मान करते हुए इस एक मिडल सोल्यूशन पर आया गया था कि क्योंकि हमारे भी हाथ वित्तीय नियमों से बंधे हैं और आपकी भी अपेक्षाएं हैं कि कार्य क्षेत्र में हो, तो उन दोनों के बीच में एक मध्यस्थता करते हुए ये बात आई थी। उसमें हमारे मुख्य वित्त अधिकारी और मुख्य नगर लेखा परीक्षक दोनों से इस पर मंत्रणा की गई थी, क्योंकि आप वित्त के विशेषज्ञ हैं। तो वहाँ ये बात हुई थी कि हम पैकेज व्यवस्था यानी कि दोनों के बीच की एक व्यवस्था कर दें, जिसमें कुछ पार्कों को क्लब कर दिया जाएगा। जैसे कि जोन 1 है, वो बहुत छोटा जोन है, पार्कों की संख्या में जो हमारे पास गणना है मात्र 62 पार्क हैं। तो जो जोन छोटे हैं वहाँ पे क्लब कर दिया जाए, जो जोन बड़े हैं, जैसा माननीय पार्षद जी ने, मैं बहुत ही आदर से कहूँगा, बड़ा आपको याद रहा ये बात आपने उठाई, इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। यही बात कि बड़े जोनों को ब्रेक कर दिया जाए और उसमें पैकेज कर दें, ताकि आपका जो एप्रीहेंशन है कि पूरे जोन में एक बड़ा ठेकेदार आ जाएगा या बड़ा कोई ऐसी संस्था आ जाएगी जो मनमानी करेगी या फिर नहीं उस तरह सुनेगी, तो उसको ब्रेक कर दिया जाए। तो यहाँ तक
करने में सहमति है, लेकिन यदि इसको फर्दर ब्रेक किया जाएगा तो उसमें वित्तीय नियमों के दृष्टिगत उसको करना संभव नहीं हो पाएगा। और इसी पर माननीय कार्यकारिणी में रिकॉर्डिंग भी है, सभी लोगों की सहमति हुई थी कि ठीक है पैकेज बार हम इसको कर दें। तो इस पे करने में निगम को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर हम वित्तीय सलाह भी ले लेंगे। लेकिन यहाँ तक जितनी मेरी मंत्रणा हुई है सभी विभागाध्यक्षों से भी, तो इस पर सहमति है। यदि इस पर आपकी सहमति हो, माननीय अध्यक्ष महोदया की सहमति हो, तो शहर के हित में मैं चाहूँगा कि ये निर्णय ये माननीय सदन लेना चाहे। दूसरा जो एक एप्रीहेंशन का था जिसमें कर्मचारियों की बात थी, तो वहाँ आपकी बात जो थी कि सभी वार्डों में 2-2 कर्मचारी के हिसाब से दे दें। हमने 20-20 पर जोन रखा था, वहाँ हमने आपकी बात मान ली कि चलिए ठीक है वार्ड वाइज कुछ कर्मचारी होने चाहिए, तो 2-2 कर्मचारी कर दिया। उससे किसी जोन में ज़्यादा हो गए, किस जोन में जितना है हो गए, तो 220 कर्मचारी हो गए। वो हमने आज संशोधित के प्रस्ताव उन्हें प्रस्तुत भी किया है। तो मुझे लगता है यदि समेकित रूप से आप इन दोनों प्रस्तावों को देखेंगे तो शहर हित में, निगम हित में, और जो भी विभाग का अध्यक्ष हैं कल को उन पर भी कोई ऑडिट आपत्ति ना आए, इन सभी परिप्रेक्ष्य में एक इंक्लूसिव प्रस्ताव है जो मैं अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से कि इसको माननीय सदन के समक्ष स्वीकृति देना चाहें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि नगर आयुक्त साहब ने अभी कहा कि वित्तीय अनियमितता ना हो, सदन भी ये चाहता है कि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता ना हो। लेकिन ये जो अभी टेंडर हुए, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि ये जो टेंडर हुए ये पूरे नियम के तहत हुए और इसमें किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई और इसमें बहुत समय भी लिया गया, लगभग 1.5 साल का समय इसमें लगा। उसके बाद ये बिड्स खुली और सफलतापूर्वक ये सारे टेंडर हो गए। अब उसके बाद मेरा प्रश्न यही था, जो भी डॉक्टर साहब जवाब दे रहे थे, मेरा प्रश्न यही था कि भाई इतनी क्या आवश्यकता पड़ी कि 1.5 महीने बाद कौन सी वित्तीय अनियमितता हो गई कि 1.5 महीने बाद फिर से टेंडर हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया, बहुत थैंकफुल है, पूरा सदन आपका बहुत धन्यवाद करता है कि आपने हम लोगों की बात सुनी। जो 4 रुपए का रेट था उसको आपने 7 रुपए कुछ पैसा किया। तो मेरा सदन के माध्यम से